उधर सिकंदर अपनी सेना लेकर झेलम नदी के तट के करीब पहुंच गया था। झेलम के निकट पहुंचने पर उसने देखा कि पोरस की सेना युद्ध के लिए पहले से ही तैयार खड़ी है। पोरस की सेना को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर सिकंदर तिलमिला उठा। पोरस की सेना उससे लोहा लेने के लिए उपस्थित थी, जबकि तक्षशिला से उसने पोरस को आत्मसमर्पण के लिए कहला भेजा था, परंतु आत्मसमर्पण के लिए नहीं, युद्ध के लिए वह तैयार खड़ा था। अब दोनों पक्षों से युद्ध की रणनीति का खेल शुरू हो गया। सिकंदर ने चाल चली। उसने अपने 11,000 चुने हुए योद्धा लिए और नदी की चढ़ाव की ओर बढ़ा। उस दिन रात्रि थी और मूसलाधार जलवृष्टि हो रही थी। तूफान तेज था, बिजली कड़क रही थी। सिकंदर ने झेलम को पार कर लिया। यहाँ कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि सिकंदर चेनाब नदी के तट पर डेरा डाले हुए था और कुछ उसे झेलम के तट पर आना बताते हैं। कुछ का मानना है कि वर्षा तूफान के कारण पोरस की सतर्कता में शिथिलता आ गई, जबकि इतिहास की नई शोधों के अनुसार उस दिन पोरस ने महानाश करने का आदेश दे दिया। फिलहाल प्रचलित इतिहास के अनुसार झेलम को पार करने के पश्चात सिकंदर ने युक्ति से काम लिया। अपने स्कंधावारों में केट्रस की अधीनता में उसने बड़ी सेना छोड़कर उसे नाचरंग वरने का आदेश दिया, जिससे पोरस को विश्वास बना रहे कि आक्रमण वर्षा में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उसने अपने स्कंधवारों और पार उतरने वाली जगह के बीच मिलीगर को भी एक सेना देकर आदेश लेने के लिए सतर्क रहने को कहा। प्रचलित एरियन के अनुसार पोरस ने सिकंदर की सेना को पार उतरने से रोकने और घाट की रक्षा में अपने को असफल होते देखकर अपने बेटे को 2,000 योद्धाओं और 120 रथों के साथ शत्रु की ओर भेजा। पोरस की इस छोटी सेना को सिकंदर ने कुचल दिया। इस युद्ध में पोरस का पुत्र भी वीर गति को प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में भी कुछ इतिहासकारों ऐसा मानना है कि यह घटना हरणपुर के पास तब हुई थी जब सिकंदर के सैनिक नदी के तट पर पहुंचे तो पोरस के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और सिकंदर के कई सैनिक मारे गए थे, कुछ नदी में कूदकर मर गए। सिकंदर और पोरस के युद्ध के विषय में भी इतिहासकारों के मध्य मतभेद है। कैट्रियस जेरियस, एरियन महाराष्ट्र, ज्ञानकोश आदि इतिहास ग्रंथों में सिकंदर पोरस के युद्ध घटनाक्रमों और उसके परिणामों पर अलग अलग राय है। उदाहरण के लिए, जब पोरस सिकंदर से युद्ध करने अपनी सेना के साथ आया तो उसकी सेना में 50,000 पदाती, 3,000 घुड़सवार, 1,000 रथ, 130 गजों की सेना थी, जबकि किसी इतिहासकार ने पोरस की सेना में पदाती सैनिकों की संख्या 20,000 ही बताई है। ग्रीक इतिहासकारों की तिथक्रम और घटनाओं में भी अतिशयोक्तियां हैं। इसके बावजूद कुछ घटनाएं सत्य प्रतीत होती हैं, जैसे युद्ध वाले दिन सिकंदर ने करदी मैदान में जब पोरस की सेना को देखा तब उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, आखिर आज वह खतरा मेरे सामने आ ही गया जो मेरे साहस को ललकार रहा है। आज का युद्ध एक साथ वार्नले जंतुओं असाधारण पौरुष के विरुद्ध है। उसके पश्चात सिकंदर ने पोरस की सेना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। मकदूनिया के घुड़सवार पोरस की सेना पर टूट पड़े और उन्होंने जब पोरस की सेना पर आक्रमण किया तो पोरस ने सिंह की तरह गरजते हुए अपनी सेना से कहा, वीर सैनिकों, यह शत्रु के संहार की बेला है। शत्रु की सेना की शक्ति क्या है उसे आज दिखा दो। ध्यान रहे कि आक्रमणकारी की इस सेना का तुम्हें महानाश करना है, संहार करना है। पोरस के शब्दों ने उसके सैनिकों में तीव्र शक्ति का संचार कर दिया। मकदूनिया के घुड़सवार आक्रमण पर आक्रमण करते रहे, परंतु पोरस की सेना इंच भर भी टस से मस नहीं हो सकी। पोरस को वह समय स्मरण आने लगा था जब
तक्षशिला से शिक्षा पूर्ण करके आचार्य चाणक्य मगध की ओर जाते जाते समय उसके राजमहल में पधारे थे। उस समय उसने आचार्य चाणक्य के प्रथम बार दर्शन किए थे। कितना भव्य व्यक्तित्व था चाणक्य का, वह तो उनके दर्शन करते ही अभिभूत हो उठा था। श्याम वर्ण, औसत कद, उन्नत भाल और उस पर वैष्णव तिलक, अधो वस्त्र का कुछ भाग कंधे पर और कंधे पर झूलता पीतव वर्ण यज्ञोपवीत, मुखमंडल पर विद्वता की गंभीरता, नेत्रों में तीक्ष्णता, यह सब देखकर वह आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका था। उस दिन उसने सत्कार के उपरांत आचार्य से जो वार्ता की थी वह भी पोरस को इस समय स्मरण हो आई थी।